गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड सॉरी फॉर डिले। मीटिंग थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हूँ और इसके लिए सॉरी। और क्लास भी आज आपकी ज़्यादा टाइम नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी नेक्स्ट मीटिंग है एसएल में ही। तो स्लाइड आपको शो हो रही होगी जो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी। व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास क्या है, विकास की प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिक आंदोलन क्या होता है, और सिलेबस की बात की गई थी पिछले क्लास में। और स्वतंत्र भारत में विकास की क्या प्रक्रिया और किस प्रक्रिया को क्यों फॉलो किया गया, क्यों उस प्रक्रिया को अपनाया गया, जैसे पूंजीवादी विकास, समाजवादी विकास। आज हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग पिछली क्लास में ये भी देखे थे औपनिवेशिक विरासत के रूप में जो है औपनिवेशिक विकास में या औपनिवेशिक विरासत के रूप में हमें क्या क्या मिला। शोषित अर्थव्यवस्था मिली, पूंजी का अभाव था, स्वतंत्रता के समय स्थिति क्या थी, इस पे भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के समय जो भी राष्ट्र निर्माता थे या जो नेतृत्व था उनका उद्देश्य क्या था, और जिस भी विकास प्रक्रिया को भारत सरकार ने या भारत ने अपनाया उस समय उस विकास प्रक्रिया का क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था। तो लक्ष्य उद्देश्य आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेट एंड प्लानिंग में, राज्य और नियोजन में। उद्देश्य की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को पता है कि भारत अराउंड 250 सालों से अंग्रेजों का गुलाम, और किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय समाज का शोषण हुआ, और उस शोषण के कंटेक्स्ट में किस प्रकार हमारी स्थिति कहां से कहां पहुंच गई। उस कंटेक्स्ट में राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि कैसे देश का निर्माण किया जाए, कैसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए। इसको आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि कैसे भारत का विकास किया जाए। राष्ट्र निर्माण की जब बात आती है तो उसमें निर्माण में बहुत सारी बातें होती हैं। विकास का कंटेक्स्ट केवल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में होता है, इसीलिए जो आप स्लाइड में देख रहे होंगे वो शब्द मेंशन है राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग। तो उस समय के नेतृत्व, उस समय की सरकार या उस समय जो भी भारत सरकार के प्रतिनिधि थे या भारत सरकार थी, उनका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्र का निर्माण करना। इसीलिए आप देखेंगे कि ठीक है, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में अंबेडकर भी शामिल थे जो कांग्रेस के विरोधी थे, नेहरू के विरोधी थे, इवन गांधी के भी विरोधी इन द सेंस कि उनकी विचारों के विरोधी थे। इसका मतलब नहीं कि वो एनिमी थे। विरोधी मेरे यहाँ कहने का मतलब कि उनके विचार नहीं मिलते थे, लेकिन उसके बाद भी अंबेडकर भी मंत्रिमंडल में थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो राष्ट्रीय जनसंघ के संस्थापक, जिसके आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी बनी है, वो भी नेहरू मंत्रिमंडल में जो उद्योग मंत्री शामिल किए गए थे। तो उस समय जो नेतृत्व था, जो सरकार थी, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार भारत को एक स्थापित, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का विकास किया जाए, अर्थात राष्ट्र निर्माण किया जाए। दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य था वह था आत्मनिर्भरता। जैसे अभी वर्तमान सरकार भी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार आत्मनिर्भरता की, आपको पता है कि पिछले 2 साल से आत्मनिर्भरता को लेकर के कितनी बातें की जा रही हैं। अभी के प्रधानमंत्री मतलब अभी की सरकार भी आत्मनिर्भरता की बात कर रही है। आत्मनिर्भरता का जो उद्देश्य है वो आज का नहीं है, ठीक है। आत्मनिर्भरता का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्रता के समय ही, वो पहली योजना में भी थी, उसके बाद भी थी, और आज भी भारत के समक्ष आत्मनिर्भरता हमारा एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। लेकिन उस समय जो आत्मनिर्भरता, जिस आत्मनिर्भरता की बात की जा रही थी, वो आत्मनिर्भरता यह थी कि किस प्रकार उत्पादन, भारत एक तरीके से जो है आयात प्रतिस्थापन, एक शब्द जो इकोनॉमिक में आप पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे, उसमें वर्ड आता है आयात प्रतिस्थापन। मतलब हम इंपोर्ट पर निर्भर थे तो उसको हम दूर करना चाहते थे, आत्मनिर्भर होना चाहते थे। तो आयात को हम कम करना चाहते थे कि जिस प्रकार भारत जो है खाद्यान्न से लेकर के बहुत सारी वस्तुओं पर दूसरे देशों पर निर्भर था। आपको पता है कि आयात पर ज्यादा आयात करने का मतलब है कि जो देश की पूंजी है वो दूसरे देश को जाएगी। तो सरकार का एक लक्ष्य भी था, इसीलिए भी जो है भारत सरकार ने उस समय क्लोज्ड इकोनॉमी को, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का पालन किया। जैसे बहुत सारी चर्चाएं इसमें, जैसे आज आप केवल सुन पा रहे होंगे, पिछली फर्स्ट क्लास तो मीटिंग मोड में हो गई थी,
तो जैसे सरकार अभी भी आप देखेंगे कि जिस प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, 1991 के बाद आप देखेंगे कि मार्केट लिबरलाइज हो गई, हम कहीं से भी आयात कर लेते हैं या निर्यात होता रहता है या निर्यात आयात दोनों होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी प्रोडक्ट की रेट बहुत कम हो जाता है या किसी स्पेशली किसी प्रोडक्ट के कास्ट, जैसे महंगाई जिसको कहते हैं, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सरकार उसके निर्यात पे प्रतिबंध लगा देती है या उसके आयात को बढ़ा देती है जिससे महंगाई कम हो जाए। तो उस समय भी जिस प्रकार हम आयात पर निर्भर थे उसको कम करने के लिए जो है, या आयात पे निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार का जो उस समय का जो नियोजन या आर्थिक विकास का जो लक्ष्य था वो आत्मनिर्भरता थी, सेल्फ रिलायंस था, ठीक है। थर्ड उद्देश्य जो था हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उस समय, वो था जो शोषित अर्थव्यवस्था थी, शोषित जड़ जो एक तरह से रूढ़ अर्थव्यवस्था थी, स्टैग्नेशन पीरियड में आ गई थी, स्थिर हो गई थी, शोषित अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को कैसे गतिशील बनाया जाए, कैसे उसको पटरी पे लाया जाए। सो हिंदी में कहे कैसे, जो एक तरीके से शोषित है, एक्सप्लॉइटेड है, जर्जर है, स्थिति खराब है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, कैसे पटरी पे। एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय नेतृत्व के समक्ष कि जो अर्थव्यवस्था ब्रिटिशर्स द्वारा शोषित है, जर्जर है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए। और कैसे, कौन सी विकास प्रक्रिया को, नेक्स्ट जो उद्देश्य है, किस विकास प्रक्रिया को अपनाया जाए कि न केवल अर्थव्यवस्था पटरी पे आए, देश आत्मनिर्भर हो, बल्कि उससे भारतीय समाज को लाभ भी हो। अर्थव्यवस्था के शब्दों में अगर आप इसको देखेंगे, इसको कहेंगे, तो उस समय की सरकार का, उस समय भारत का, नॉट सरकार, उस समय भारत का जो मुख्य उद्देश्य था वह यही था कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन सेवाओं का उत्पादन किया जाए, इकोनॉमिक वर्ड में भेजेंगे कि गुड्स सर्विस, उसका जो है किस मात्रा में उत्पादन किया जाए और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए जिससे उसका लाभ समाज को हो। तो हमारे उस समय भारत का जो मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता के समय, हमारे आर्थिक नीति या जिस प्रकार की आर्थिक नीति का अनुपालन किया गया है, जिस आर्थिक नीति को अपनाया गया है, उसके पीछे के जो उद्देश्य थे वो यही सब थे जो अभी आपको स्लाइड में भी दिख रहे होंगे और मैं बता रहा हूँ। संसाधनों का उचित बंटवारा, मैंने कहा भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, क्षेत्रीय हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो इम्पोर्टेंट ये था कि जो हमारे संविधान निर्माताओं या संविधान का लक्ष्य था या जो हमारा उद्देश्य था स्वतंत्रता और समानता, तो एक उद्देश्य यह भी था कि संसाधनों का उचित बंटवारा हो। और संसाधनों का उचित बंटवारा कैसे होगा, जैसे आप देखेंगे आगे के जो चैप्टर है उसमें लैंड रिफॉर्म है, आप देखेंगे कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार टैक्स के माध्यम से लेती है और उसके बाद गरीबों के लिए संचालित करती है। 1950 से लेकर के, स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अभी तक कंटिन्यूअस चल रही हैं। तो संसाधनों का उचित बंटवारा यह भी एक प्रमुख उद्देश्य था। उस समय महंगाई, जैसे आज भी इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत ज्यादा है, उस समय के हिसाब से उस समय भी महंगाई ज्यादा थी, तो कैसे भी महंगाई को या महंगी चीजों को कम किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण इशू था उस समय भारत के सामने जो चैलेंज था, जो चुनौतियां थी, आगे भी चुनौतियां और चैलेंज में बताया गया है कि कैसे स्टारवेशन को, भूखमरी को, खाद्यान्न संकट से कैसे हम छुटकारा पाए, कैसे उससे हमारे समक्ष उस समय सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि लोगों को मिनिमम खाद्यान्न उपलब्ध नहीं थे, भूखमरी थी, अकाल था। और ऐसी स्थिति में सरकार, आपको भी पता है और मुझे भी, हम सारे लोगों को पता है कि अगर किसी व्यक्ति के सामने, किसी समाज देश के सामने खाद्यान्न का ही संकट होगा तो डेवलपमेंट क्या करेगा। जैसे एक गरीब व्यक्ति जो भी काम करता है उसका सारा पैसा कहाँ खर्च हो जाता है, बहुत कम उसकी इनकम होती है तो सारा पैसा वो खाने पे खर्च कर देता है।
कभी कभी ऐसे भी गरीब व्यक्ति होते हैं, आप लॉकडाउन में देखेंगे, जो खाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। तो जो समाज, जो देश जिसके समक्ष खाद्यान्न संकट हो, ऐसा समाज विकसित या विकास के बारे में कैसे सोच सकता है? तो उस समय एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि भुखमरी और खाद्यान्न संकट से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और इन उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए भारत सरकार ने जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया, उसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान का मतलब होता है आप हर चीज के लिए प्लान बनाते हैं। बहुत इजी शब्दों में आपको मैं बता देता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। प्लान, सपोज करिए आप प्लान कब बनाते हैं? जैसे आपको सपोज कि आपको इस सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अभी से आप प्लान करना शुरू करेंगे। और प्लान में क्या होगा कि आपके पास बुक्स भी हो, आपके पास नोट्स भी हो, आप साथ में उसके साथ स्टडी भी करें, तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सपोज करिए आपके पास पहले से बुक्स है, आपके पास पहले से नोट्स है, आपको पता है कैसे मार्क्स लाने हैं, तो आप प्लान नहीं बनाएंगे। मीन्स जैसे आप मार्केट जाते हैं और सपोज करिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो जो भी मार्केट में जो वस्तु आपको पसंद आएगी, थोड़ा सा भी अच्छा लगेगी, तो भी आप उसको परचेज कर लेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। तो प्लान से आप मार्केट नहीं जाएंगे और प्लानिंग से आप शॉपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे कम होते हैं, मीन्स इकोनॉमिक वर्ड में उसको कहें मिनिमम रिसोर्सेज होता है, सीमित संसाधन होते हैं, या आप कहेंगे कि सीमित मात्रा में धन या पैसे होते हैं, तब आप क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं कि नहीं, सबसे पहले हमें खाद्यान्न वस्तुएं खरीदनी है, उसके बाद किसकी जरूरत है? बुक्स की जरूरत है। नहीं, हम मूवी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गाड़ी नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो आप प्लान बनाते हैं कि हमारा जो पैसा इनकम है, उसके आधार पर हमारी दो ही जरूरत पूरी हो सकती है, वह है रोटी और कपड़ा, या फिर मकान, या सिंपल सी जो जरूरत होती है, साधारण जरूरतें होती हैं। तो प्लान, नियोजन का मतलब ही होता है कि आप प्लान बनाते हैं। भारत सरकार या भारत ने प्लान इकोनॉमी को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि भारत के समक्ष उस समय सीमित संसाधन थे, लिमिटेड रिसोर्सेस थे, और उस लिमिटेड रिसोर्सेस को किस प्रकार खर्च किया जाए, किस वे में खर्च किया जाए, किस तरीके से खर्च किया जाए, जिससे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। तो नियोजित अर्थव्यवस्था, जैसे इसमें नियोजन का मतलब सिंपल सा प्लान, हमने 5 साल का प्लान बनाया कि ठीक है, हमारे पास इतने संसाधन हैं, हमारे सामने सबसे पहला टारगेट, जैसे अभी हम आगे आपको बताएंगे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो कृषि था। क्यों? क्योंकि हमारे सामने सबसे मुख्य संकट यही था, सबसे महत्वपूर्ण संकट यही था कि कैसे लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। लोगों को खाने के लिए नहीं था। आगे मैं बताऊंगा आपको कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, उन्होंने दो सेंटेंस, वाई लाल बहादुर शास्त्री कोडेड जय जवान एंड जय किसान, क्योंकि युद्ध हो रहा था तो जवानों की जरूरत थी और भूखमरी थी, इसलिए किसानों की जरूरत थी। तो सरकार ने नियोजित अर्थव्यवस्था या प्लान इकोनॉमी, प्लान मतलब प्लान बनाना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, सीमित संसाधन था, और उस सीमित संसाधन का हमें बेहतर उपयोग करना था। तो नियोजन को अगर आपसे पूछा जाए नियोजन क्या है, या नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है, या प्लान इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, तो इसके बैकग्राउंड में आप बता सकते हैं कि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग किस प्रकार किया जाए, उस प्रक्रिया को ही आप क्या कहेंगे? नियोजन कहेंगे, नियोजन की संज्ञा देंगे। तो आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए या विकास के लिए उपलब्ध संसाधन, मतलब जो सीमित है,
उनका इष्टतम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए जिससे अधिकतम लाभ हो, इस प्रक्रिया को ही नियोजन प्रक्रिया कहा जाता है या प्लान इकोनॉमी कहा जाता है। भारत ने नियोजन प्रक्रिया इसलिए अपनाई क्योंकि भारत के उस समय अभी भी भारत के पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, सीमित संसाधन था, और उस सीमित संसाधनों का बेहतर प्रयोग करने के लिए ही भारत ने नियोजन प्रणाली को, प्लान इकोनॉमी को फॉलो किया, और उसके लिए एक संस्था की जरूरत थी, और जिस संस्था की जरूरत थी जो प्लान को फ्रेम कर सके, सरकार को सलाह दे सके, इसलिए योजनागत विकास के लिए, नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए एक संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। लेकिन योजना आयोग या नियोजित अर्थव्यवस्था या योजना आयोग के गठन के पहले क्यों इनका गठन किया गया, क्या चुनौतियां थी, स्लाइड में पॉइंट्स में मेंशन है। जैसे सीमित संसाधन थे लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित थी, खाद्यान्न संकट था, स्टारवेशन था, भूखमरी थी, जर्जर अर्थव्यवस्था थी, उसको पटरी पे लाना था, उत्पादन पे जोर देना था, संसाधनों का उचित बंटवारा करना था, और उससे भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती थी कि जिन देशों में प्लान इकोनॉमी फॉलो किया जाता है, जैसे कि रूस, सोवियत संघ उस समय का, और चीन, ऐसे देशों में जो सरकारें होती हैं वो समाजवादी सरकारें होती हैं, और समाजवादी सरकारों में ही प्लान इकोनॉमी मॉडल फॉलो होता है। तो भारत के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे जो है नियोजन प्रणाली को डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म में फिट किया जाए या क्रियान्वित किया जाए। तो स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि नियोजन की जो प्रक्रिया है, प्लान इकोनॉमी है, उस प्लान इकोनॉमी को किस प्रकार डेमोक्रेटिक ढांचे में कार्यान्वित किया जाए, क्रियान्वित किया जाए। तो नियोजन की प्रणाली एक दूसरा जो महत्वपूर्ण चुनौती थी, इसीलिए भारतीय समाजवाद को, जैसे ठीक है हम कहते हैं कि नेहरू का समाजवाद है या लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था वो डेमोक्रेटिक होगी, उत्पादन के साधन और स्पेशली संसाधनों का वितरण वो समाजवादी आधार पर। उत्पादन समाजवाद, पूंजीवाद दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन उत्पादन का वितरण, संसाधनों का वितरण समाजवादी तरीके से होगा। तो जो चुनौतियां थी समाजवादी या स्पेशली नियोजन प्रणाली को लागू करने के लिए उस समय सरकार के समक्ष, वो चुनौती यही थी कि नियोजन की प्रक्रिया को किस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाए या क्रियान्वित किया जाए। नेक्स्ट, जो आर्थिक दुष्चक्र, जो इकोनॉमिक डेफिसिट अंग्रेजों द्वारा क्रिएट की गई थी, उसको कैसे तोड़ा जाए और किस प्रकार स्वतः संचालित, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर आर्थिक वृद्धि को हासिल किया जाए, और कैसे अर्थव्यवस्था को उस जड़ता से निकाला जाए। इन सब चुनौतियों और इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए भारत ने एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था का नाम था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, और उस योजना आयोग के माध्यम से 12 पंचवर्षीय योजनाएं, उसके बाद नीति आयोग आ गया का संचालन हुआ। लेकिन क्या योजना आयोग या नियोजित अर्थव्यवस्था किसी एक दिन या एक घटना का परिणाम थी जिसकी वजह से भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपना लिया? ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता के पहले ही अगर ऐतिहासिक विकास को देखा जाए तो भारत में बहुत पहले से ही प्लान्ड इकोनॉमी पे विचार विमर्श और प्लान्ड इकोनॉमी को लेकर के चर्चाएं होने लगी थी। जैसे एम.जी. रनाडे, दादा भाई नौरोजी, एम. विश्वेश्वरैया,
इन लोगों की बुक्स हैं इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, विश्वेश्वरैया की बुक ही है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। दे एक्सेप्टेड एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट। एक तरीके से एमजी रनाडे, दादा भाई नौरोजी, विश्वेश्वरैया, इन लोगों ने अपनी बुक्स के माध्यम से, अपने आइडियाज के माध्यम से भारतीय संदर्भ में प्लान इकोनॉमी और एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट। प्लान इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि राज्य की प्रमुख भूमिका होगी। आपका जो चैप्टर है राज्य और नियोजन, जैसे ही नियोजन आएगा, प्लान इकोनॉमी आएगी, उसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि जो ओनरशिप होती है, जो नियंत्रण होता है, वो राज्य के माध्यम से होता है। तो जो चैप्टर है राज्य और नियोजन, वो समझाने के पीछे यही मकसद है, यही उद्देश्य है कि प्लान इकोनॉमी का मतलब राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। समाजवादी में उसको कहते हैं कलेक्टिव ओनरशिप, कलेक्टिव सामूहिक नियंत्रण। तो राज्य की जो भूमिका, जैसे ही हमने प्लान इकोनॉमी को फॉलो किया, इसका मतलब ही है, इसका अर्थ ही है कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मार्केट नियंत्रित नहीं, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, स्टेट मॉनिटर इकोनॉमी, स्टेट रेगुलेटर इकोनॉमी, रेगुलेटेड इकोनॉमी। तो मींस प्लान इकोनॉमी का जो प्लान है उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही बहुत सारी किताबें, बहुत सारे इकोनॉमिक थिंकर्स, जैसे मैंने कोट किया एमजी रानाडे, दादा भाई नौरोजी, एम विश्वेश्वरैया, इन लोगों ने अपनी बुक्स, अपने आर्टिकल के माध्यम से इस तरह की चर्चाएं, और स्टेट द एक्सेप्टेड एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट इन, दादा भाई नौरोजी और रानाडे दोनों ने किया। उसके बाद भी जैसे 1929 में नेशनल कांग्रेस ने आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की थी। 1929 में, जैसे आपको पता है, इतिहास में आप पढ़ेंगे कि हमने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के साथ ही साथ हमने आर्थिक स्वतंत्रता की भी मांग की थी। साथ ही 1938 में नेशनल प्लान कमेटी बनाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1931 में कराची अधिवेशन में भी राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम प्रस्ताव पास किया गया था। लैंड रिफॉर्म की बात कही गए थे, लेबर रिफॉर्म की बात की गई थी। 1942 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी। तो आप ये देखिए कि राष्ट्रीय नियोजन समिति बन जाती है 1938 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। तो स्वतंत्रता के पहले और बहुत सारे प्लान, जैसे जब हमें एहसास हो गया था कि हम स्वतंत्र होने वाले हैं, और स्वतंत्र होने वाले हैं तो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, हमारी आर्थिक नीति भी होनी चाहिए, तो बहुत सारे इकोनॉमिक थिंकर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियन ने इस तरह के विचार दिए, उन्होंने प्लान दिया। जैसे बॉम्बे प्लान है 1944 में, 1944-45 में कई प्लान आए, जैसे बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या था? ये उद्योगपतियों का था। उद्योगपतियों के एक समूह ने ये प्लान दिया था, बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान 1944 में, बॉम्बे प्लान का जो मुख्य विषय था, प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्रिएटेड बाय, प्रिपेयर्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उस समय के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन लोगों ने कहा कि जो है विकसित देशों पर निर्भरता का मुख्य कारण स्थानीय मूल उद्योगों का न होना है। तो इन लोगों ने, इस कमेटी ने बॉम्बे प्लान में कहा गया स्पेशली कि हमें मूल उद्योगों पे जोर देना चाहिए, जो भारत के मूलभूत, जैसे हैंडीक्राफ्ट रहा हो या घरेलू उद्योग रहे हो, इन उद्योगों पे, इन सेक्टर पे जोर देना चाहिए, जो जिसपे भारत स्ट्रांग है। तो 1944 में ही बॉम्बे प्लान जैसा प्रस्ताव आया। ऐसा नहीं कि उस प्रस्ताव को हमने मान लिया या उसको लागू कर दिया गया, क्योंकि हम उसमें स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन आर्थिक नीति को लेकर के स्वतंत्रता के पहले भी ऐतिहासिक विकास के रूप में इस तरह के प्लान आए। बॉम्बे प्लान आया, फिर 1944 में ही श्रीमन नारायण द्वारा गांधीयन प्लान आया। एक और प्लान आता है आर्थिक नीति को लेकर के, जिसको कहा जाता है गांधीयन प्लान। तो बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान जो है लाया गया था श्रीमन नारायण द्वारा, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे आपको पता भी है, इसको जन योजना भी, पीपल प्लान भी कहा जाता है, जो है स्पेशली इसको नहीं, साथ ही में एक और जन योजना पीपल प्लान लाया गया था एम एन रॉय के द्वारा। लेकिन जो गांधीवादी प्लान था, उसका जो ये था कि मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो हासिल किया जाए,
इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में बैलेंस स्थापित किया जाए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। तो बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपुल्स प्लान, सर्वोदय योजना जेपी नारायण के द्वारा, ये बहुत सारे इस तरह के प्री इंडिपेंडेंट अराउंड स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के पहले आर्थिक नीति को लेकर के इस तरह के भी योजनाएं, इस तरह के भी प्लान जो है विद्वानों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा लाए गए थे। जैसे उस समय राजगोपालचारी जी थे, नाम सुना होगा आपने, राजगोपालचारी जी। जैसे 1991 में जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हमने 1991 में की, जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत हमने 1991 में की, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म की मांग या प्रपोजल, नॉट मांग, प्रपोजल प्रपोज्ड बाय द राजगोपालचारी, उन्होंने कहा कि हमें लिबरलाइज कर देना चाहिए, पूंजीपतियों के लिए खोल देना चाहिए, निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। तो राजगोपालचारी ने 1950 के दशक में ही, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तभी उन्होंने इस तरह के प्लान का सपोर्ट किया था, जो भारत ने 1991 के बाद अपनाया। तो गांधी की अलग नीति थी, नेहरू की अलग नीति थी, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, जन प्लान, ठीक है। तो इस तरह के योजनाएं पहले भी स्वतंत्रता के आ चुकी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा नियोगी समिति के सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1950 को स्थापित की गई उस संस्था का नाम है योजना आयोग, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है, एक परामर्शदात्री संस्था है, और जिसके पदेन अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री उसके आमंत्रित सदस्य होते थे, कुछ अन्य विशेषज्ञों को भी उसका सदस्य नॉमिनेट किया जाता था। 5 साल के लिए भारत योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, पहली से लेकर 12वीं तक। उसके बाद नीति आयोग। आज मेरी दूसरी मीटिंग है बच्चों, सॉरी फॉर इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी और इसको मैं कवर करूंगा, तो आज मैं आपको यहीं फ्री कर दे रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में योजना आयोग और नीति आयोग तक मैं कंप्लीट करूंगा, उसके लिए रेडी रहिएगा। आज के लिए मैं माफी चाहता हूं। थैंक यू सो मच।